Okay. So, as we were discussing about the pneumonia, here you can see the causal organism is Streptococcus pneumoniae and the mode of transmission is droplet infection. So, होता क्या है यहाँ पे, जब कोई भी बंदा खांसता है जिसको निमोनिया है, तो उस टाइम पे जो भी उसके खांसने के टाइम पे कुछ भी ड्रॉपलेट्स अगर गिरते हैं तो उन ड्रॉपलेट से आपको होगा इन्फेक्शन, दैट इज निमोनिया। ठीक है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंड इसमें सिम्टम्स कौन से हैं बेटा? सिम्टम्स होते हैं चिल्स, जैसे एकदम से ठंड आ जाना या फिर सडनली एकदम से पेन आना चेस्ट में। ठीक है, चेस्ट में एकदम से शार्प पेन आता है एंड फिर ब्रीथ करते टाइम पे जैसे हाफना, ओके, ब्रीथ करने में इजीनेस नहीं है तो उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग में प्रॉब्लम। ठीक है, और बिल्कुल हाई टेम्परेचर का फीवर होगा। ठीक है, एंड देन आप लिप और नेल्स देखोगे तो वहां पे ग्रेइश कलर का कुछ कलर टिंट होगा। ऑलराइट, सो दीज आर द सिम्टम्स दैट यू विल बी सीइंग इन निमोनिया। ऑलराइट, कमिंग टू द डायग्नोसिस, जब आप डायग्नोज करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आप चेस्ट में एक्सरे करते हो और फिर ब्लड काउंट करते हो। ठीक है, सो कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं इसको, और फिर चेस्ट का एक्सरे होता है, उसका डायग्नोसिस होता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू निमोनिया। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेग। तो प्लेग कैसे होता है? हियर कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द प्लेग इज एर्सिनिया पेस्टिस। Okay, Yersinia pestis is the causal organism. Mode of transmission is insect bite. ठीक है, सो इंसेक्ट बाइट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन हियर। तो इस इंसेक्ट बाइट के थ्रू हमको स्प्रेड होता है प्लेग। ऑलराइट, तो सिम्टम्स क्या है? ब्रीदिंग कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, सो ब्रीदिंग कॉन्स्ट्रिक्शन, आपको ब्रीथ करने में बहुत अनइजीनेस होता है तो वो हो जाता है। दूसरा चीज फीवर, ओके, हाई अमाउंट ऑफ फीवर रहती है। एंड फिर गैंग्रीन ऑफ टोज, फिंगर्स, लिप्स एंड नेल्स। ओके, आपका गैंग्रीन हो जाता है आपके टोज में, फिर फिंगर्स में, लिप्स में, फिर नोज में। ठीक है, जैसे एक सड़ घुल जाता है। ओके, सड़ना कहते हैं इसको, ये सड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। ओके, देन बूबोस फॉर्मेशन। बूबोस क्या है बेटा? बूबोस ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर फिल होता है एक टाइप का लिक्विड। ठीक है, कुछ होता है ये बड़ा पिंपल टाइप से, एंड इसके अंदर होता है फ्लूइड फिल्ड। फ्लूइड फिल्ड पिंपल है ये। ओके, बूबोस ये फॉर्म होते हैं जिनको प्लेग है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, वायरल डिसीजेस। ओके, हम लोग वायरल डिसीजेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको देखना होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर। कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस इज कॉज्ड बाई कॉमन राइनो वायरस। मीसल्स, पैरामिक्सोवायरस, मम्स, रुबुला वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज, लिसा वायरस, डेंगू का वायरस, चिकनगुनिया वायरस, एड्स फ्रॉम HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो वायरल डिजीजेस में काम आती हैं। तो अब आपके सिलेबस में क्या दिया है बेटा? राइनो वायरस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। ओके, कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है राइनो वायरस। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, जो इन्फेक्शन होता है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। जब कोई खांसता है या फिर उसका आपको कॉमन कोल्ड से भी स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, आजू बाजू के लोगों में। तो सिम्टम्स क्या होगा बेटा? रनी नोज होगा, रेड आई, फीवर, हेडेक, कॉफ, सोर थ्रोट। ओके, मतलब गले में दर्द, खराश जैसे मुझे हुआ है अभी। ठीक है, तो इट इन्फेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। ओके, जो कॉमन कोल्ड है वो लंग्स को हार्म नहीं करता, सिर्फ एक रेस्पिरेटरी पैसेज को प्रॉब्लम देता है। ठीक है, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 7 days। 7 दिन के बाद ये कॉमन कोल्ड नहीं रहता, चला जाता है। ठीक है, कमिंग टू हेलमिंथ डिसीज। ओके, डिसीजेस हेलमिंथस में भी होते हैं। सो हेलमिंथस आर पैरासाइट्स। ये हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स बने हुए होते हैं। तो ये पैरासाइट्स का कमाल है सारा, हेलमिंथस। ठीक है, Ascariasis is a disease of pathogen Ascaris. Okay, Ascaris is a pathogen जिसको हमने कहते हैं intestinal parasite. Okay, जिसको हम कहते हैं intestinal parasite. So mode of transmission क्या है बेटा? Soil, water, vegetable, fruits, etc. So contaminated with feces containing eggs of parasite. Then symptoms: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and blockage of intestinal passage. ठीक है, तो इंटेस्टाइन का जो पैसेज होता है वहां पे ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ राउंड वर्म। ओके, रास्कैरिस जो है बेटा इसको हम कॉमनली कहते हैं राउंड वर्म्स। ठीक है, राउंड वर्म्स कहते हैं, जैसे पेट में कीड़ा पड़ जाना।
ठीक है, आप जब छोटे होंगे तो आपको इसकी गोली खिलाई गई होगी, ठीक, छोटे से ऐसे, ओके, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्राइमरी स्कूल्स में। इन टैबलेट्स को खा के क्या होता है, आपकी बॉडी में ये जो पैरासाइट्स हैं ये मर जाते हैं, वरना आपका सारा न्यूट्रिशन यही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका होना बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, एस्केरिस। देन फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, पैथोजन इज फिलेरियल वर्म्स और वुचेरेरिया। ओके, वुचेरेरिया इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म, या फिर आप इसको कॉमनली फिलेरियल वर्म्स भी कह सकते हो। ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। ओके, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे। सिम्टम्स क्या है बेटा, filial worms live in lymphatic vessels, usually of lower limbs. It causes chronic inflammation of organs in which they live for many years. ओके, बहुत सालों तक ये इन्फ्लेमेशन करके ऑर्गन में रह जाते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है बेटा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाला और बहुत सीवियर। ओके, अक्यूट हम उसको कहते हैं जो बहुत छोटे टाइम के लिए है, बस छोटे टाइम से रह के गुजर गया है। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखनी पड़ती है। ऑलराइट, चलो कमिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ता है, लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में भी डिफॉर्म्ड। ओके, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाती है, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, शेप चेंज हो जाता है, किनका, लिम्स का और जेनाइटल ऑर्गन्स का। ठीक है, कमिंग टू फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस में बेस्ट और याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिंगवर्म। ओके, रिंगवर्म्स हैं बेटा, ये आपको याद रखना होता है। दिस हियर पैथोजन माइट बी माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, सो दे आर सीन इन ग्रॉइन। ग्रॉइन का रीजन है मतलब प्यूबिक रीजन बिटवीन योर लेग्स, ओके, नियर योर प्राइवेट पार्ट, जिसको हम कहते हैं ग्रॉइन रीजन, या फिर बिटवीन टोस। ओके, दो उंगलियों के बीच में, ओके, दो पैर की उंगलियों के बीच में या हाथ की उंगलियों के बीच में, तो दो टोस के बीच में आपको यहाँ पे होता है इन्फेक्शन। ठीक है, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, फ्रॉम सॉइल। ओके, आपने देखा होगा जो भी लोग ज्यादातर खेत में काम करते हैं उनके पैरों में, टोस के बीच में ऐसा इन्फेक्शन हुआ होता है रिंगवर्म का। ठीक है, एंड जिसको रिंगवर्म हुआ है उसका आपने टवल या क्लॉथ यूज कर लिया, ठीक है, या फिर उसका कोम्ब यूज कर लिया। ओके, तो उसके अगर कोई भी अपने कपड़े पहन लिए तो इससे भी आपको ट्रांसमिशन हो सकता है। देन हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंगाई टू ग्रो। जो गर्मी एंड मॉइस्चर बनी हुई होती है उससे क्या होता है बेटा, फंगल जो है ना वो ग्रो होता है। ठीक है, सिम्टम्स आर ड्राई एंड स्केली लीजन्स ऑन स्किन, नेल्स एंड स्काल्प एक्सेट्रा। स्कैल्प में, नेल्स में, स्किन में, सब जगह पे आपको ड्राई एंड स्केली लीजन्स देखने को मिलते हैं, विच कॉज इंटेंस इचिंग। वो इचिंग कॉज करते हैं बेटा, जैसे खुजली होना। ओके, दैट इज इंटेंस इचिंग। ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, इन ह्यूमन कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। ओके, जो कॉमन कोल्ड है ना वो किस वजह से कॉज होता है ह्यूमंस में। सो ऑप्शंस आर रैप्डोवायरस, रेट्रोवायरस, राइनोवायरस, बैक्यूलोवायरस। आई वांट एवरीवन टू आंसर इन द चैट बॉक्स। इसके लिए मैं पोल नहीं लॉन्च कर रही हूँ, बस मैं चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे आंसर करो। ओके, पोल मैं नहीं लॉन्च कर रही हूँ, आपको क्या करना है बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करना है। Yes, very good, very good. I want everyone to answer here. Yes, very good. Common cold is caused by rhinovirus. ठीक है, rhinovirus से common cold होता है। Coming to next, protozoan diseases. Okay, protozoan diseases में very famous, okay, and very famous and examiners को, नीट examiners को ये पता नहीं मलेरिया से क्या इतना प्यार है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो, तो पैथोजन कौन सा है मलेरिया के लिए, यहाँ पे है प्लाज्मोडियम स्पीशीज। कोई भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम मलेरिये हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है वो बहुत ज्यादा सीरियस मलेरिया कॉज करता है, या फिर ऐसे समझो डेंजरस मलेरिया, जिसको हो गया वो सीधा भगवान के पास चला गया। इस टाइप का मलेरिया कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम। ठीक है, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफोलिस मस्किटो। ओके, एनाफिलिस मस्किटो होती है फीमेल, तो उससे कॉज होता है हमारा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कॉज होता है, तो इन चीजों को आपने याद रखना होता है।
ऑलराइट, ठीक है। तो इन चीजों के अलावा ना यहाँ पे सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे सिम्टम्स आपको देखने मिलेगा बिल्कुल हाई फीवर, 3 से 4 दिन तक रिकरिंग कंटिन्यूस हाई फीवर रहेगा, आप कुछ भी कर लो कम ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस केसेस में ठंड भी रहती है, बुखार रहती है, तो ये होता कैसे है ना, तो हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन, ओके, हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन रिलीज्ड बाय प्लाज्मोडियम इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे बहुत ज्यादा हाई फीवर होती है, और हाई फीवर के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस टाइप का सिम्टम होता है मलेरिया होने पर, ओके। सो हियर यू विल बी सीइंग द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, ओके। आपने देखा होगा ना, मच्छर काटने से इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन मच्छर इज नॉट द होल एंड सोल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया, ओके। सो मच्छर सिर्फ एक वेक्टर है, ये एक वेहिकल है, कॉजल ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, अभी मच्छर क्या कर रहा है, ह्यूमन को इसने काट दिया, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन टू ह्यूमन, दैट मीन्स इंजेक्शन ऑफ स्पोरोजॉइड्स विया बाइट, ओके। जब मलेरिया बाइट करेगा तो स्पोरोजॉइड्स को इन्फेक्ट करेगा या फिर इंजेक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन होने के बाद अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या आ गया, एंटर हो गया, स्पोरोजॉइड्स एंटर हो गए, ओके। सो स्पोरोजॉइड्स एंटर हो गए, फिर वो एंटर होने के बाद लिवर पे चला गए, हेपेटोसाइट्स में, ठीक है। लिवर सेल्स में जाने के बाद ये माइटोटिक रेप्लिकेशन करे, ओके। तो वहां पे रेप्लिकेशन करने के बाद लिवर सेल्स में बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करने के बाद रप्चर करके ये बाहर आ गए इन द फॉर्म ऑफ मीरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स मीरोजॉइड्स बन के लिवर सेल से बाहर आए। अब ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये किसके अंदर घुस गए बेटा, ये घुस गए आरबीसीज के अंदर। अब आरबीसीज के अंदर ये इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, दोनों किए। तो दोनों करने के बाद लास्ट में आपको क्या मिले बेटा, ओके, लास्ट में आपको मिले थे यहाँ पे मीरोजॉइड्स मिलता है, अगर ये एसेक्सुअल है तो, ओके। सो अगर सेक्सुअल है तो मीरोजॉइड से गेमेटोसाइट्स बनते हैं, ओके, मीरोजॉइड्स प्रोड्यूस गेमेटोसाइट्स, ठीक है। तो गेमेटोसाइट्स भी बनते हैं, फिर मीरोजॉइड्स भी बनते हैं सारे आरबीसीज के अंदर। अब ये जो गेमेटोसाइट्स हैं ये क्या होंगे, जब इन्फेक्टेड ह्यूमन को मस्कीटो आगे काटेगा ना, तो उस मस्कीटो में ये चला जाएगा, गेमेटोसाइट्स सारे जो गैमेट है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट है, वो चले जाएंगे मस्कीटो के अंदर, ठीक है। अब मस्कीटो के अंदर जाने के बाद मेल और फीमेल फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, एंड इसके गट सेल्स में, ओके, मस्कीटो के मिड गट में जाके ये oocyst बनाएगा। oocyst बनाने के बाद ये क्या करेगा बेटा, स्पोरोजॉइड्स बना के जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें डिपॉजिट करके रखेगा, ओके। जब भी मच्छर काटेगा ह्यूमन को तो सलाइवरी के साथ, सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइड्स भी ह्यूमन को रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये सारा साइकिल है प्रोटोजोआ का, ठीक है। तो ये किसमें, इसमें कितने होस्ट हैं, इसमें होस्ट है बेटा 2, एक कौन सा है, एक मॉस्किटो है, एक मॉस्किटो है, दूसरा है ह्यूमन, ये दोनों ही होस्ट हैं फॉर द मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइफ साइकिल को अपने रिवाइज कर सकते हो देख के। तो मस्कीटो बाइट ह्यूमन, स्पोरोजाइट्स अंदर गए, लिवर में गए, फिर बर्स्ट होके मीरोजाइट्स बाहर निकले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ओके, देन बर्स्ट होके ये सारे मीरोजाइट्स ब्लड में चले गए, आरबीसीज में, वहां पे हीमोजॉइन बनाए, हीमोजॉइन से हाई टेम्परेचर हुआ 3 से 4 दिन तक, बिल्कुल कंटिन्यूअस, विदाउट एनी लेसनिंग ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल कम नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में बुखार आएगी, ठंड होगी। तो अब आरबीसी सेल्स गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, अब दूसरा मच्छर आके इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगा, तो उसके बॉडी से जो ब्लड में गेमेटोसाइट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे मस्कीटो को, तो मस्कीटो में गेमेटोसाइट्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा एंड oocyst बनेगा, oocyst से फिर स्पोरोजॉइड्स बन के सेलाइवरी ग्लैंड में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जब ये इन्फेक्टेड मस्कीटो नॉर्मल ह्यूमन को काटेगा तो तब स्पोरोजॉइड्स ट्रांसफर हो जाएंगे उस ह्यूमन को, ठीक है। तो ऐसे करके सारा साइकिल होता है मलेरिया का, ठीक है। देन अमीबियोसिस, ओके, अमीबियोसिस इज अमीबिक डिसेंट्री, यहाँ पे पैथोजन इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज होस्टलेस, मक्खी, मक्खी जिसको कहते हैं ना वो है बेटा। तो ये क्या होगा, अब कोई भी मक्खी फीसिस के ऊपर बैठने के बाद ये खाने पे आके बैठेगा तो होगा आपको डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होना, पेट में एकदम से सडन जर्क्स के थ्रू पेट दर्द होना, स्टूल्स पास होना और स्टूल्स में म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स दिखना, तो इसको हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री,
ओके, तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या कंट्रोल है, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म्स है? ओके, सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेस के लिए हम लोगों को इन चीजों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज है पर्सनल हाइजीन। ओके, सो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना पड़ता है, जिसके लिए बॉडी को क्लीन रखना पड़ता है हमेशा। यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ओके, पाक पानी पीना चाहिए, पाक खाना खाना चाहिए, इधर उधर पका हुआ ओके गलीज गंदगी में उसको नहीं खाना। देन पब्लिक हाइजीन भी बहुत जरूरी है। ओके, सिर्फ हमने अपना घर साफ कर लिया, पब्लिक एरिया को साफ नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, पूल्स एंड टैंक्स। ठीक है, हमारे जो पूल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो इनको फ्रिक्वेंटली पीरियोडिकली क्लीन करना पड़ता है। देन अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो जिसको अगर कोई डिसीज हुई है तो उनसे अपना कॉन्टैक्ट को जरा अवॉइड ही करें तो बेटर है। देन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होते हैं। ठीक है, जैसे सैनिटाइज करो अपने हाथों को हैंडशेक करने के बाद, खाना खाने से पहले सैनिटाइज कर लो, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स। वेक्टर कौन है बेटा? मस्कीटोज। जैसे हमने भी मलेरिया में देखा, वेक्टर इज अ मस्कीटो। अगर हमने मस्कीटो ही निकाल दिया तो हमारे लिए मलेरिया कॉज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारी चीजें ना आपको याद रखनी पड़ती हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें हमने देख ली जो कि पब्लिक हाइजीन में है। दूसरा कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर्स में आता है बेटा मस्कीटोज। ओके, तो यहाँ पे देख लो, इसके लिए क्या करना है? रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। ठीक है, देन यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स। ओके, मच्छरदानी लगाना। देन स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन ड्रेनेज एंड स्वम्प, जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है या रुका हुआ है वहां पे आप स्प्रे कीजिए इंसेक्टिसाइड्स को। देन प्रोवाइडिंग डोर्स एंड विंडोज विद वायर मैश। ठीक है, अपने खिड़कियों को आप वायर मैश लगा दीजिए ताकि मच्छर जो है घर के अंदर ना आ पाए। दूसरा, इंट्रोड्यूस द फिशेस लाइक गैम्बूसिया। ओके, गैम्बूसिया फिश आप अगर पॉन्ड में डालोगे तो ये क्या करेंगे बेटा? लार्वा को खाएंगे। किसके लार्वा? मस्किटो के लार्वा को। ठीक है, तो इन सारे चीजों से हमने कंट्रोल और एलिमिनेशन करना है वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। देन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन हेल्प द कंट्रोलिंग ऑफ डिसीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, diphtheria, pneumonia, and tetanus. Drugs like antibiotics also helps to treat the infectious diseases. Okay. Chalo. There's a next question on the screen. Identify incorrect statement. Pneumonia is a bacterial disease. Ringworm is a fungal disease. HIV is transmitted by mosquito bite. Cancer is a non-infectious disease. ये सारे कुछ सवाल हैं। ओके, ये यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिसीज, ये तो करेक्ट है बेटा। ओके, निमोनिया बैक्टीरियल डिसीज है। रिंगवर्म फंगल डिसीज है, हाँ बिल्कुल। ओके, बट यहाँ पे देख लो, एचआईवी इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट, बिल्कुल नहीं। ओके, नो, एचआईवी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो बाइट। यहाँ पे दिया है देखो बेटा, एचआईवी इज ट्रांसमिटेड बाय यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरिंजेस, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सो कैंसर इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, बिल्कुल सही। कैंसर जो है वो बंदे बंदे में बनता है बेटा, ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये स्प्रेड नहीं होता पर्सन से पर्सन को। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ये केस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, so next question here. Some of the events occur during the life cycle of Plasmodium are given below. Identify the correct statement. आपको correct statement को identify करना है। The sporozoites reproduce sexually in liver cells. Okay, sporozoites reproduce sexually in liver cells. Is that correct? Tell me. स्पोरोजॉइट्स बेटा लिवर सेल्स में रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्पोरोजॉइट्स क्या है बेटा? जब मस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट्स साइवरी ग्लैंड से ह्यूमन के बॉडी को जाते हैं लिवर सेल्स में। ठीक है, देन गेमेटोफाइट गेमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी। हाँ, गेमेटोसाइट्स आरबीसी में डेवलप होती हैं।
Female mosquito take up sporozoites with blood? No, they do not. Female mosquito gametocytes लेते हैं. When mosquito bites a man, gametocytes are injected? No, sporozoites are injected. So B is the answer for this question. Gametocytes develop in RBC. ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइकिल है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा. तो बेटा अब हम लोग आते हैं इम्यूनिटी में. ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या चीज है अब हम ये देखेंगे. Okay, immunity is nothing but it is an ability of the immune system or the body to fit the disease causing organisms. Okay, तो कैसे फाइट करेगा डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, वो है बेटा हमारी इम्यूनिटी. ठीक है, अब हम लोग हैं, कोई भी एक बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, वो आके हम लोगों को इन्फेक्ट करेगा. अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे, वो क्या करेंगे, उसको फर्दर फाइट करेंगे. फाइट करके हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको और ज्यादा प्रोमिनेंट कर देंगे. ओके, ये जो फाइट हो रही है उस फॉरेन पार्टिकल को या फॉरेन बॉडी को मारने के लिए, उसको हम कहते हैं बेटा इम्यूनिटी. ओके, ये एक एबिलिटी है, हर इंसान में होती है, हर ऑर्गेनिज्म में होती है, टू फाइट. ठीक है, तो इम्यूनिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक इननेट होती है, एक अक्वायर्ड होती है. इननेट जो है वो नेचुरल है, ये बाई बर्थ आती है बेटा. जैसे आप माँ के कोख से बाहर निकलते हो तो आपको ये होती है, इननेट इम्यूनिटी होती है. एंड इट इज कॉमन टू एवरीथिंग, ये सबके लिए बहुत कॉमन है. ठीक है, नाउ कमिंग टू अक्वायर्ड. अक्वायर्ड में आप क्या देखते हो बेटा, ये आपके लाइफ में बाद में आती है. ओके, इट विल कम लेटर. ओके, इट विल कम लेटर इन योर लाइफ. जैसे समझ लो स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स आपको इन्फेक्ट कर दिया, अब उसके एंटीबॉडीज बनेंगे आपकी बॉडी में हल्लू हल्लू करके. तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो रिटेन करेंगे एज अ मेमोरी, कुछ मेमोरी में उसके स्टोर करके रखता है. जब फिर से स्मॉल पॉक्स होगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी ये बने हुए हैं. ठीक है, इन्हीं को ये मल्टीप्लाई करेगा ताकि फाइट कर सके. ठीक है, तो एक बार अगर स्मॉल पॉक्स आ गया तो दूसरे टाइम नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज वी हैव मेमोरी सेल्स. सो दैट इज वी कॉल इट एज अक्वायर्ड मेमोरी. ओके, स्मॉल पॉक्स हो सकता है एग्जाम्पल, या फिर चिकनगुनिया हो सकता है, कोई भी वायरल डिसीज. ठीक है, नाउ इननेट इम्यूनिटी में बेटा ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है. मतलब ये स्पेसिफिसिटी नहीं दिखाती, जैसे हाँ मैं वायरल इन्फेक्शन को ही एक्ट करूंगा, बैक्टीरिया को नहीं करूंगा, ऐसे नहीं कहता. ये सभी पे है. ओके, ये प्रोटोजोन इन्फेक्शंस में भी प्रिवेंट करता है, बैक्टीरियल में करता है, वायरल फंगल जितने भी डिसीजेस आते हैं सारों को ये फाइट करता है. ये बहुत बेसिक इम्यूनिटी होती है जिसको हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी. इट इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, बर्थ के टाइम से हमारे पास ये होती है. इट प्रोवाइड्स बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स. कि जैसे फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, पैथोजेंस आ गए हमारी बॉडी में, तो इसके लिए बैरियर्स हैं हमारे बॉडी में जो प्रिवेंट करती हैं उन फॉरेन पैथोजेंस को हमारे बॉडी के अंदर आने से. कि विच आर दोज बैरियर्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? फिजिकल बैरियर, जिसको हम कहते हैं स्किन. ओके, स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज. जो फॉरेन बॉडीज हमारे बॉडी के अंदर आना चाह रही है, तो स्किन जो क्या है बेटा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी. ये प्रिवेंट करती है कोई भी फॉरेन पैथोजेंस को हमारे बॉडी के अंदर आने से. ठीक है, देन म्यूकस कोटिंग. अब आप पूछोगे मैम हमारे नाक के अंदर तो वहां पे नहीं है वैसा स्किन, तो वहां पे क्या होगा? अब हमारे माउथ जो है वो ओपन है, हमारा ओरल एंड यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट्स में क्या होगा? तो वहां पे म्यूकस रहेगा बेटा. स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होगा ताकि जो भी ऑर्गेनिजम्स वहां पे पेनेट्रेट होने की कोशिश करें वहां पे वो ट्रैप हो जाए. ठीक है, सो दिस इज फिजिकल बैरियर, या फिर आप कह सकते हो स्किन. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर इज आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके थ्रू भी आपकी बॉडी एक बैरियर दिखाती है, इम्यूनिटी दिखाती है. ओके, सो दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. आप समझ लो कोई भी मुश्किल से एक ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर घुस गया, फिजिकल बैरियर रोक नहीं सका, अब हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या फंगाई आ गया, तो अब कौन का एक्ट करेगा? आप करेगा फिजियोलॉजिकल बैरियर. अब ये किधर आपको देखने को मिलेगा? गैस्ट्रिक HCl, आपके गैस्ट्रिक जूसेस, जहाँ पे डाइजेशन होता है वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज वेरी एसिडिक. तो कुछ बैक्टीरिया इन हाई एसिडिक कंटेंट में, इस हाई pH कंटेंट में ये मर जाते हैं.
ठीक है, एसिडिक पीएच में एनवायरमेंट में वो बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी मर जाता है। देन सलाइवा, सलाइवा इज ऑल्सो एसिडिक पीएच। देन टीयर, ओके, टीयर क्या है बेटा, आपकी आंसू जो लाइसोजाइम है वो भी एसिडिक पीएच है। ठीक है, इसके थ्रू भी आपने क्या दिखाती है, फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, देन स्वेट्स फ्रॉम योर सिबेशियस ग्लैंड्स, आपके स्किन में सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, वो स्वेट कॉज करते हैं, और स्वेट भी एक टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, कमिंग टू सेल्यूलर बैरियर, सो सेल्यूलर बैरियर इज कॉज्ड बाय सम ऑफ द सेल्स। कौन से सेल्स हैं मैम, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ये क्या है, इसमें भी स्पेसिफिकली इफ आई हैव टू से फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स में एग्जांपल ले लो बेटा आप, न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, monocytes and natural killer lymphocytes and macrophages. These are cellular barriers that you need to keep it in mind. ठीक है, now coming to cytokine barriers, virus infected cells secrete cytokine protein called interferon. ओके, अब समझ लो बेटा, एक टिश्यू है, वहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ओके, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब एक सेल में वायरस आके इन्फेक्ट कर दिया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया वायरस का। अब ये वायरस जो इन्फेक्शन कॉज किया है सेल के अंदर, अब सेल क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। ओके, ये जो इंटरफेरॉन है ये क्या करेगा बेटा, ये इंफॉर्मेशन देगा, सिग्नल देगा बाजू वाले या फिर बगल वाले सेल को कि हाँ भाई वायरस का अटैक हो गया है, मेरे बॉडी में सारे वायरस के प्रोटीन आ गए हैं, बहुत सारे वायरस, वो अटैक होने से छोटे छोटे वायरस रिलीज हो रहे हैं। तो बाजू का जो बगल का सेल है वो अटेंटिव हो जाएगा और इन वायरस को अटैक करने के लिए या फिर उसके डिफेंस में ये कुछ एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाएगा जिससे जो वायरल रेप्लिकेशन हो रहा है वो ब्लॉक हो सके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। कम्युनिकेशन होता है दो सेल्स के बीच में। ऑलराइट, चलो, सो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ बैरियर्स आल्सो व्हिच आर नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, तो उसके बारे में इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कमिंग टू अक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या है बेटा अक्वायर्ड इम्यूनिटी? अक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो आपके आगे जाके जिंदा होने के बाद आप लाइफ टाइम में, आपके जब लाइफ टाइम है उस लाइफ टाइम में आप अक्वायर करते हो, उसको हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बेटा, स्मॉल पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स आ गया आपके बॉडी में, आपके बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए, तो वो जो एंटीबॉडीज बने हैं आपकी बॉडी में, ये कुछ एज अ मेमोरी सेल्स स्टोर हो जाते हैं, या एज अ मेमोरी सेल स्टोर होता है। जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन कॉज होने की संभावना होती है, तो उस टाइम पे ये मेमोरी सेल्स अगेन इसी टाइप के एंटीबॉडी से रिलीज करते हैं ताकि ये स्मॉल पॉक्स के साथ फाइट कर सके। तो इसको हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज के बारे में। तो एंटीबॉडीज कैसे दिखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एन एंटीबॉडी हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हेवी चेन्स होते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ पे आप याद रखो, गेम, GAMED, तो गेम डी याद रखो बेटा, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइट चेन है और यहाँ पे ये हेवी चेन है। ठीक है, ऊपर वाला लाइट चेन, नीचे वाला हेवी चेन, और इनमें आप डाइसल्फाइड ब्रिजेस देख सकते हो। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो हम लोग कुछ आगे और देखते हैं। So types of acquired immune response. There are 2 types of acquired immunity. The first type is humoral acquired immunity and the second type is cell mediated response. ठीक है, humoral या फिर उसका दूसरा नाम है antibody mediated response and the another one is cell mediated response. ठीक है, तो humoral में क्या है बेटा, यहाँ पे आप देख लो, antibody mediated response में इट इज अ इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स कॉज कर रहा है। ठीक है, सो एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। अब आप पूछेंगे हाँ मैम एंटीबॉडीज इतना सब कुछ कर रहा है तो आपको कहाँ पे मिलेगा? एंटीबॉडीज मिलेगा बेटा ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बेटा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है ना, ये अब एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी के ऊपर, ओके, एंटीबॉडी का अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये किसके ऊपर है बेटा?
अब ये है इस वायरस के ऊपर, यहाँ पे देखो वायरस जो है यहाँ पे एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर है एपिटोप। ओके, एपिटोप होता है। सो इस एपिटोप को लग के जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये है हमारा एंटीबॉडी। ओके, सो अब एंटीबॉडी इस वायरस को ट्रैप कर लिया, इसने इसने अपने झांसे में ले लिया, तो अब ये वायरस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये जो अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल में घुस गया, अब ये अनइन्फेक्टेड होस्ट सेल बन गया, तो अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल आएगा और इस अनइन्फेक्टेड वायरस को अपने सेल के अंदर ले लेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टैग्ड वायरस इज डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे करके हमारी एंटीबॉडीज हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, कमिंग टू सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, इट इज द इम्यून रेस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी सेल्स। ओके, ये ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स है जो मीडिएट होता है टी सेल्स। द बॉडी कैन डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉजेस ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या है बेटा, जैसे समझ लो ट्रांसप्लांट हो गया, किसी का किडनी फेल हो गया, तो आपने डोनर से किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया, तो आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपकी बॉडी रिजेक्ट करेगी, हाँ भाई ये मेरी किडनी नहीं है, क्यों तुमने किसी और के बॉडी की किडनी मुझे डाल दी। तो इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो इसीलिए जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो इन सेल्स को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। ओके, इनको डीएक्टिवेट करके ट्रांसप्लांट करके फिर उनको लेटर ऑन एक्टिवेट होने के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, देन टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग और एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो इसमें बहुत जरूरी है ताकि वो टिश्यूज मैच हो सके, ब्लड ग्रुप मैच हो सके। ठीक है, अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप का आपने किडनी डाल दिया तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल हिज लाइफ। ठीक है, तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, अगर इसको सारी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स में ही ये जिंदगी गुजारे तो समझो दूसरे डिजीजेस का क्या, इम्यूनिटी को ये कम कर रहा है अपने हाथों से। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें याद रखें बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन करते टाइम पे थोड़े सप्रेसेंट्स देते हैं, बाद में वो ठीक हो जाता है। ओके, सो देयर आर टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो बहुत सारे टाइप्स हैं बेटा यहाँ पे। फर्स्ट अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप देखोगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव में पैसिव में अगेन टू टाइप्स, तो यहाँ पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये अगेन दो टाइप्स हैं। सॉरी, तो कमिंग टू एक्टिव इम्यूनिटी, ओके, सो अक्वायर्ड के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी की बात हो रही है। सो इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस। जब आप एंटीबॉडीज इसमें बनती हैं होस्ट बॉडी के अंदर, कब बनती हैं, जब एंटीबॉडीज बनने के लिए इस बॉडी को एंटीजन से एक्सपोज करना पड़ता है, आइदर एंटीजन लिविंग हो या डेड हो। ओके, डेड हो या लिविंग हो, या फिर कुछ और एंटीजन जैसा कोई प्रोटीन भी डालो तो भी क्या होगा बेटा, एंटीबॉडीज जो है वो बन जाएंगे होस्ट के अंदर। ओके, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, ये स्लो प्रोसेस है। तो इसमें नेचुरल प्रोसेस है, तो यहाँ पे दो वेज आपको देखने को मिलेंगे, वन इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। व्हाट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग नेचुरल इंजेक्शंस बाय माइक्रोब्स। आपने क्या किया, माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर दिया बॉडी में। ओके, आपके माइक्रोब्स को अपने बॉडी में इंजेक्ट हो गया समझ लो, अब उसके खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये आपने नहीं किया, जैसे आप लोग इंजेक्ट करोगे ना, ये नेचुरली हो रहा है, ये नेचुरली हो रहा है प्रोसेस। बाई मिस्टेक आपके बॉडी में माइक्रोब आ गया, वो नेचुरली इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी उसको प्रिवेंट करती है, उसको डिफेंड करती है। अब आर्टिफिशियल में क्या होगा, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली, यहाँ आप कर रहे हो डेलिबरेट, आप बिगाड़ रहे हो मामला। ठीक है, आप खुद डेलिबरेटली माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर रहे हो ताकि बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो सके। ठीक है, ताकि इम्यूनिटी आ जाए। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ आप माइक्रोब डालते हो तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आपको याद रखना है। सो हियर पैसिव इम्यूनिटी में बेटा आप याद रखो, हियर रेडीमेड एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू बॉडी। ओके, यहाँ पे बॉडी को कुछ करना ही नहीं होता, रेडीमेड। ओके, रेडीमेड हम लोग यहाँ पे दे देते हैं।
ready-made antibodies are directly given to body. Okay, so again it is of two types. Okay, natural passive immunity and यहाँ पे artificial passive immunity. एक होती है natural and दूसरी होती है artificial passive immunity. ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बेटा हम लोग कल देखेंगे. ओके, कल हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको होल्ड करके रखती हूँ. तो पैसिव इम्यूनिटी को हम लोग यहाँ पे कल देखेंगे. ऑलराइट, तो इम्यूनाइजेशन के बारे में, एलर्जी के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग बेटा कल देखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. Okay, so if you have any doubts, you can ask me or else you can leave. Okay, so we have covered up to active immunity. Okay. So take care everyone. See you tomorrow.